बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा शकील। आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ ज़ाती मुसीबत की बिना पर ना प्रोग्राम ना कर सका, इसलिए माफ़ हुआ हो, क्योंकि कुछ निजी मसरूफियात थी, उनकी बिना पर आपको टाइम नहीं दे सका। लेकिन आज कोशिश करते हैं, आपने टूटे हुए सिलसिले फिर से शुरू करते हैं। हमारा असल जो बात करने का आज मकसद था, वो प्रोग्राम था, वो ये है कि जैसे जैसे G20 के वो प्रोग्राम नज़दीक आ रहे हैं, तो जिनको भारत मतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर में उसके कुछ प्रोग्राम करना चाहता है, तो एक बेचैनी और अफरा तफरी फैली हुई है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी सियासी जमातों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि अगर और दीगर दुनिया में जमहूरी पसंद अवाम हैं जो वो ये बात करने पर मजबूर हैं कि कैसे G20 के एक बड़ा फोरम अपने ज़ाती मफाद के लिए भारत इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है कि मैंने जो किया है वो ठीक है, कश्मीर में अमन है, सब कुछ बेहतर हो गया, पुरअमन सरमायाकारी की जाए कश्मीर के अंदर लोगों को लाना चाहता है। अगर सब अच्छा है तो यह आज एक मरतबा फिर भारत में कश्मीरियों के लिए वो बंदूक का इस्तेमाल क्यों तेज कर दिया। बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात वो इस चीज़ का रद्द अमल है कि कश्मीरी ने मोदी सरकार के उस फैसले को कबूल नहीं किया जो उसने कश्मीरी को शनाख्त को ख़त्म करने के लिए किए थे। मेरा इशारा आर्टिकल 370 और 35 की तरफ है, क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो कश्मीर की पहचान थी, कश्मीरियों के एहसास थी। किसी की बुनियाद और एहसास को तुम छेड़ोगे तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंसानी फितरत है। वो जो अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलता, वो चाहे कहीं भी चला जाए, वतन की मोहब्बत उसकी जिंदा रहती है। वो रोज़गार के लिए हालात से तंग आकर किसी भी सूरत अगर अपने वतन से हिजरत करके किसी दुनिया के किसी कोने में चला जाए, तो वतन की मोहब्बत इंसान के अंदर जिंदा रहती है। क्योंकि जहाँ इंसान पैदा होता है, पला बड़ा होता है, जवान होता है, खेला कूदा होता है, जब बचपन में गुजारा होता है, जवानी का यहाँ वहाँ पर गुजारते हैं, वो कशिश वो कभी ख़त्म नहीं होती, इस मट्टी से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। तो उन प्रोग्रामों की जो उसने श्रीनगर, लद्दाख और दीगर जगहों पर रखे हुए हैं, हर तरफ से मजम्मत शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी मशीनें हैं, कुछ ममालिक ने इसको बाइकाट करने का भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बाइकाट भी किया जा सकता है। और हम ऐसे ममालिक को सताइश की नज़र देखते हैं, उनकी सोच को सलाम करते हैं, जो ऐसे मुतनाज़ा जगह पर एक एकतरफा फैसला करने वाले मुल्क का बाइकाट करें कि हम वहाँ पर अपनी मीटिंग नहीं करेंगे जहाँ पर ये चीज़ मुतनाज़ा होगी। क्योंकि अगर मुतनाज़ा जगह पर इतने बड़े फोरम के इजलास रखेंगे तो इस फोरम पर भी सवालिया निशान उठेंगे। ये कैसा माशी निज़ाम बनाया जा रहा है कि जो मुतनाज़ा जगहों पर भी अपनी जो रसूल की नफ़ी करते हुए अपने प्रोग्राम कर रहा है। क्योंकि G20 के जो प्रोग्राम है वो आज़ाद और खुद मुख्तार ममालिक पे होते हैं। यही कानूनी और अखलाकी असूल भी है और इनका अपना एजेंडा भी है, इनका अपना कानून भी है। किसी मुतनाज़ा जगह पर कभी किसी भी फोरम के इजलास नहीं हो सकते। और इन्हीं पॉलिसी को देखें आज के कर्नाटक में मोदी की फाशिस्ट पार्टी जो वो एक शिकस्त हुई है कि कांग्रेस 136 सीटों के साथ लीड कर रही है और इसको प्रेशर की शिकस्त मिली है। इसके मोदी के इंतहा पसंद नजरिए को इसकी अपनी आवाम ने मुस्तरद करना शुरू कर दिया। आने वाला इलेक्शन भी इसकी हार का एक वाज़ह इशारा है। इसको आईना देख लेना चाहिए मोदी को कि कैसे अवाम की सोच के बाहर जाएगा तो अवाम इसको कबूल करेगी। वो इंतहा पसंद मजहबी हिंदू तंजीमें जिन्होंने मोदी को पाकिस्तान हालत देने की बिना पर 2 मरतबा हुकूमत में लाया या कुछ कुर्तों ने लाया, पसे पर्दा कुर्तों ने इसको आगे लाया था, वो भी इसकी इंतहा पसंदी से तंग आ चुके हैं, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी से तंग आ चुके हैं। मगरब इसकी हलाशेगी करता था, वो भी इससे तंग आ चुके। कैसे इसने न सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और दीगर अकलीतों को
हत्ता कि अपने इनके मजहब के अंदर भी जो जात पात का निज़ाम है, जिनको ये कम दर्जे के हिंदू तस्वर करते हैं, ये बड़े और आला दर्जे के जो हिंदू हैं, उनके जो उन्होंने तकसीम का निज़ाम बना रखा है, वो लोग भी तंग आकर मोदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, उस हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, RSS और बीजेपी की शिद्दत पसंद पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं कि उन लोगों ने अब इस मोदी को मुस्तरद करना शुरू कर दिया है, बीजेपी को मुस्तरद करना शुरू कर दिया है। अगर अमन चाहते हो तो फिर फौरन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो रखे गए हैं G20 के प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, रियासत जम्मू कश्मीर का वो तशख़्ख़ुस वो आइन बहाल किया जाए, आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, 35A के तहत जो इंसान कश्मीरी के हकूक़ है उनको बहाल किया जाए, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त, उनका झंडा उनको वापस किया जाए, उनकी रियासत उनको वापस किया जाए, फिर तुम इलेक्शन करो, जो नतीजा है वो कश्मीरी कबूल करेंगे। ये तो है पहली शर्त। और दुखते अमन चाहते हो, अपनी तरक्की चाहते हो और अपनी तरक्की का जो भरम ने बनाया है वो उसको बरकरार रखना है, तो कश्मीरी को हक़ खुद दराज़ी देना होगा ताकि वो फैसला कर सके आज़ादाना तौर पर, क्योंकि कश्मीर के असल वारिस असल मालिक तो कश्मीरी हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है तो कश्मीरी मुसलमान है, नहीं, कश्मीरी है वो चाहे किसी भी मज़हब से वो कश्मीरी हैं। क्योंकि जब मोदी सरकार ने ये दोनों आर्टिकल ख़त्म किए थे तो तमाम कश्मीरी बिना रंग और नस्ल बिना मजहब की तफरीक के एक साथ इकट्ठे हो गए थे एहतियात के लिए कि हम आर्टिकल 375 और 35A को हम बचाएंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हमारा इत्तेहाद है, ये हमारी पहचान है, ये हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, ये हमारे आने वाली नस्लों के हकूक़ का महफ़ूज़ है, उनकी नौकरी का महफ़ूज़ है, उनकी जायदादों का महफ़ूज़ है। तो इसलिए ज़रूरी है खित्ते की तरक्की के लिए, खित्ते के अमन के लिए, खित्ते को जंग से बचाने के लिए मोदी सरकार को ये शनाख्त बहाल करनी होगी, कश्मीर को हकूक़ देने होंगे और बातचीत के रास्ते खोलने होंगे। और उसको सबसे बेहतरीन ये मौका बना हुआ है कि मोदी सरकार एशिया कप जो कि क्रिकेट है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेहतरीन डिप्लोमेसी करार दी जाती है। क्रिकेट डिप्लोमेसी से इस तनाव के माहौल को कम किया जाए, इस तनाव को ख़त्म किया जाए, इसमें हम आहंगी लाई जाए, बातचीत के रास्ते खोले जाए, क्रिकेट डिप्लोमेसी से फ़ायदा उठाया जाए, साथ में मजहबी टूरिज्म को भी फ़रोग़ दिया जाए, कंट्रोल लाइन के आर पार तमाम मज़हब के पैरोकारों के लिए उनके मजहबी अक़ीदत के मकामात के लिए रसाई खोल दी जाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुश्किल के। एक कश्मीरी शनाख्त के बुनियाद पर कंट्रोल लाइन के आर पार तमाम मजहब के लोगों को अपने मजहबी मकामात पर आने जाने की इजाज़त दी जाए, CBM को बहाल कर दिया जाए, और जो ट्रेड एंड ट्रैवल का अमल था जो अमन की अलामत बन चुका था, ये जो गेट थे ट्रेड एंड ट्रैवल के लिए खोले गए थे, जैसे ट्रेड एंड ट्रैवल के गेट नहीं थे, अमन के गेट थे, ये अमन के निशान थे, ये अमन की पहचान बन चुके थे। इलाकाई सतह पर नहीं, इंटरनेशनल सतह पर इनको अमन के निशान गिना जाता था। इन अमन के निशानों को फिर से बहाल कर दी जाए, रोड के बहाल कर दी जाए, आर पार लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का और अमन का एहसास दिया जाए, उनको एतमाद दिया जाए और एतमाद साजी के लिए इक़दाम किए जाए, आर पार की कश्मीरी क़यादत को एक साथ बैठाया जाए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो फैसला साज कुत्ते हैं वो भी साथ बैठे, कश्मीरियों को एतमाद न देकर फैसला किया जाए कि आगे कैसे बढ़ना है, कश्मीरी रोड मैप देंगे कि रियासत का जो मुस्तकबिल है वो किस तरह महफूज है, किस तरह इसको आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि फैसला करने का हक तो कश्मीरियों के पास है। ये कश्मीरी फैसला करेंगे, वो अपनी शनाख्त दुनिया में एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, फैसला बिलाखिर कश्मीरियों को करना है। और यही अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी इनको हक़ देता है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का जो चार्टर है वो भी इनको यह देता है, जमहूरी हुकूमतों का जो फ्रेमवर्क होता है वो भी यही कश्मीर को हक़ देता है कि कश्मीरी ही इसका फैसला करेंगे। लेकिन ज़रूरत समझ कर तशद्दुद को ख़त्म करना होगा, कश्मीरियों पर जो बंदूक तानी की है वो ख़त्म होगी। आज भी कश्मीर पर पैरगन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक नई विलेज डिफेंस गार्ड के नाम से एक नई फोर्स को पैदा किया गया है, जो गाँव की सतह पर मनपसंद लोगों के विलेज डिफेंस गार्ड के जरिए लोगों पर मुसल्लत किया जा रहा है
मुसल्सल किया जा रहा है ताकि उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर या इंसानी हकूक़ के आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाने के लिए ये एक नया हरबा इस्तेमाल किया है मोदी सरकार ने कि दिल्ली डिफेंस गार्ड के नाम से एक नई फोर्स बना दी है, ताकि गांव में, इलाके में, शहर में कहीं भी कोई भी इंसानी हकूक़ की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, तो उस पर काले कानून का नफाज किया जा सके और इनकी आवाज़ दबाई जा सके। लेकिन ये याद रखो कि दुनिया में कहीं भी ये मुमकिन नहीं हुआ है कि तुम इंसानी हकूक़ की उसने आवाज़ों को तुम बंद कर सको, उनको दबाया जा सके, कभी नहीं। जो लिखने वाले लिखते हैं और बोलने वाले बोलते हैं। आपका सामने जिंदा मिसाल है यासीन मलिक, जो आज़ादी का वो अनमेट किरदार है, वो पहाड़ है जिसे तुमने तोड़ने की लामहदूद कोशिशें की हैं, कर रहे हो। उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा तुमने जेल के पीछे उसको रखा। आज वो जेल की सलाहों के पीछे पाबंद है, बीमार है, उसको तुम नहीं तोड़ सके। अगर इतनी अजीज़ें देगा तुम्हें यासीन मलिक को नहीं तोड़ सके तो पूरी कश्मीरी कौम को कैसे दबाओगे? आप ये समझ लो, आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि हर घर में, हर गाँव में यासीन मलिक है। जम्मू कश्मीर के अंदर यासीन मलिक की आवाज़ जिंदा है। अगर अमन चाहते हो, सलामती चाहते हो, अपनी तरक्की को महफूज रखना चाहते हो, तो कश्मीरियों को उनका हक दो। ये दुनिया को एक बड़ा पैगाम है कश्मीरियों का। अगर अमन और खुशियाँ चाहते हो, अमन और खुशहाली चाहते हो, पुरसकून दुनिया चाहते हो, खित्ते का अमन चाहते हो, तो कश्मीरियों के हकूक़ के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा दुनिया को। कि ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान दो एटमी कुत्ते हैं, इनको चिंगारी की ज़रूरत है। उस चिंगारी के फैलने से पहले दुनिया को जागना होगा। भारत को ये मजबूर करना होगा कि वो पिछले अपने डेस्क पर चला जाए। 5 अगस्त 2018 में जो गैर इक़दाम किया था उसने, उसको वापस लेना होगा। आज नहीं तो कल उसको वापस लेना होगा। अमन के रास्ते खोलने होंगे, कश्मीरी को उनको हक़ खुदाई देना होगा। अमन के लिए दुनिया को भारत के आगे खड़ा होना पड़ेगा ताकि उसकी शिद्दत सदी को रोका जा सके। कहीं ऐसा लगे कि ये चिंगारी एक मरतबा बढ़ उठी तो फिर ये सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, ये दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। दुनिया से 2 ब्लॉकों में तकसीम हो चुकी है और इन ब्लॉकों को चाहिए जो 2 बड़े ब्लॉक बन चुके हैं वो अपना कर्जा अदा करें। बिलखुसूस चाइना और रशिया को आगे आना चाहिए। जिस तरह चाइना ने सऊदी और ईरान की सुलह करवाई है, उनको बातचीत की मेज़ पर लाया है। चाइना और रशिया को किरदार अदा करना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए। उस मुज़ाकरात की मेज़ पर कश्मीरी क़यादत सरपरस्त होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान अगर कोई वजह तनाज़ा है तो वो ये खित्ता कश्मीर है। और इस खित्ते का अमन के लिए, इसके हल के लिए कश्मीरी क़यादत का फ्रंट फुट पर आना ज़रूरी है। हर टेबल पर उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम आर पार की कश्मीरी क़यादत को एतमाद में लेकर ही आगे के लिए रोड मैप देंगे, क्योंकि दोनों साइड की कश्मीरी क़यादत ही मिल बैठ कर अपने सोच से, अपनी दाने से आगे बढ़ने के रास्ता निकालेंगे, तजावीज़ देंगे। तजावीज़ की रोशनी पे मसला हल के लिए, अमन के लिए एक सीएम बनेगा, आगे बढ़ने का रोड मैप बनेगा और मसला के पूरा हल के लिए एक रोड मैप देंगे। यही क़यादत, कश्मीर की क़यादत आर पार के मिलजुल कर बैठेंगे तो यही रोड मैप देंगे, तो इसी से आगे बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूरी था कि मोदी सरकार को अब समझ लेना चाहिए कि अगर कर्नाटका में उसको एक दर्दनाक शिकस्त हुई है तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब इसको पूरी रियासत में शिकस्त होगी। वैसे भी ये इलेक्शन नज़दीक आ चुका है। अब भारत के वो पढ़ा लिखा तबका, वो चाहे किसी भी मदद से तला करता है, वो इस तशद्दुद के नज़रिए को समझ चुका है कि मोदी किस तरह माशरे को तकसीम कर रहा है। ये मोदी के लिए खुला पैगाम है कर्नाटका से, जहाँ की मजबूत हुकूमत थी वहाँ से इसको खुला पैगाम मिल चुका है कि अब दुनिया बदल चुकी है। अवाम इस तशद्दुद के नज़रिए को मुस्तरद कर रहे हैं। तो मोदी को भी ये तहफ़्फ़ुज़ की सोच को ख़त्म करना होगा
और इलेक्शन के लिए अगर उसने अच्छा माहौल आप देखना चाहता है, अच्छा रिस्पॉन्स चाहता है, तो उसको कश्मीर में अमन कायम करना होगा। इसको कश्मीरियों को अमन देना होगा। CBM के जरिए आर पार के रास्ते खोलने होंगे ताकि एतमाद साजी बढ़ेगी। क्रिकेट डिप्लोमेसी को शुरू करना होगा। क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान और इंडिया के अवाम का आपस में जोड़ दिया है। दोनों ममालिक में क्रिकेट को बड़ी ज़राई असल है, लोग इसको मोहब्बत का खेल समझते हैं और दोनों ममालिक के अवाम को ये जोड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इस वक्त अमल के लिए, तरक्की के लिए ज़रूरी है। अगर भारत को आज भी समझ ना आए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जब देर हो जाती है फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। बजाय से कल हम पछताते फिरे, इस तरफ जाना चाहिए कि कल हम फख्र करें कि बर वक्त हमने अच्छा फैसला किया था। अच्छे फैसले ही काबिल सताइश होते हैं, दुनिया को कदर की निगाह से देखती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।